नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो हाल ही में खबरें चर्चा में रही हैं उन सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अच्छा दोस्तों, अगर एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, आप उत्तर प्रदेश के करीब 20 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी के हैं, तो जो भी एग्ज़ाम होने वाले उन सब में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आप 2 से 3 औसत मान के चलिए, सीधे तौर पर प्रश्न मिलेंगे, और 2 से 3 तो उससे जुड़े हुए। कहने का तात्पर्य, जुड़े हुए का तात्पर्य क्या है कि जो हाल ही में चर्चा में रही होंगी खबरें, उनसे मिली जुली हुई खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस लिहाज से आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी खबरें चर्चा में रही हैं उन सब पर हम सभी लोग बात करेंगे। तो खैर, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र खोलने वाला, पहला हमारा प्रश्न क्या है कि तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में एक खबर प्रकाशित हुई थी जो काफ़ी चर्चे में थी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन को रखने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। तो बात यहाँ पर है कि पहला राज्य बनेगा, इसलिए यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। और जब इनके द्वारा इस चीज़ को लेकर के बात करी जा रही थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा करीब वर्चुअली रूप से 38 फायर स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। कितने? तो 38 फायर स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो 38 फायर स्टेशनों का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया। अच्छा, अब इससे जुड़े हुए कुछ अतिरिक्त बिंदुओं पर हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1944 में हुई। कब हुई? यह हमारा बिंदु है, क्योंकि उससे हम सभी लोग प्रश्न करेंगे, और उससे जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि जो उससे अतिरिक्त प्रश्न भी बन सकते हैं, उनको भी समझेंगे। तो यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1944 में हुई, ठीक है। और कितने हैं, कहाँ पर हैं, तो इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। जो भी चीज़ आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उन सब पर बात करेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फायर सर्विसेज वगैरह जो उपलब्ध कराई जा रही है, तो आपदा से संबंधित है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत, धारा 48(1)(1) के तहत जो भी ये अधिसूचित आपदाएं हैं, इनके लिए राज्य सरकार क्या करेगी? उसके पास अपनी प्राथमिक निधि उपलब्ध है, तो इसी के तहत इन सब चीज़ों की स्थापना करी जा रही है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कौन सा है दोस्तों? तो 2005। अच्छा, एसडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको याद रखिए, ये इसी से संबंधित है। एसडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। हम अपने उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करेंगे, लखनऊ में, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। एसडीआरएफ है क्या? तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। ये क्या है? तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। तो एक बार फिर से समझते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। हमारा प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में, सॉरी दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है कि तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्रों को रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा या बनने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश हमारा पहला राज्य बनेगा, ठीक है, जो फायर स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो खैर, अब कितने जो फायर स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था? तो 38 मुख्यमंत्री जी के द्वारा करे गए थे। उत्तर प्रदेश में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1944 में हुई। वहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है हमारा, उसके तहत आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए राज्य सरकारों के पास क्या है? तो उनकी प्राथमिक निधि उपलब्ध है, ठीक है। तो किस धारा के अंतर्गत? तो 48 की धारा 1(1) के अंतर्गत। और एसडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। एसडीआरएफ है क्या? तो एसडीआरएफ दोस्तों राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अर्थात MYUVA, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जा रही है? बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो भी हाल ही में दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करी जा रही है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, काफ़ी चर्चा में भी रही है, तो इसको याद रखिए। हो सकता है इससे फुल फॉर्म पूछा जाए या इसके उद्देश्य पूछे जाए, ठीक है, या कहाँ पर किस राज्य से संबंधित है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाए। तो कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 2024 में हुई। अब इसके उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो क्या है, जैसे सरकार का लक्ष्य क्या है कि 5 लाख रुपए तक की जो भी परियोजनाएं होंगी उसमें क्या किया जाएगा, उसमें ऋण मुक्त ब्याज पर जो ऋण होगा वो ब्याज मुक्त होगा दोस्तों। 1 लाख तक के युवा उद्यमियों को तैयार करना इसका उद्देश्य है। तो 5 लाख रुपए तक की जो भी परियोजनाएं होंगी उसके लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा हमारी सरकार के द्वारा। तो 2024-25 में इसके लिए कितना कितना आवंटन किया गया? 2024-25 में इसके दोस्तों करीब 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी हमारा बजट भी पेश होने वाला है तो उसको भी हम सभी लोग विस्तार पूर्वक करेंगे। तो 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और इसका उद्देश्य इधर नोट कर लेते हैं हम सभी लोग, इसके अंतर्गत कितने रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों? तो धनराशि इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक रहेगी, ठीक है, 5 लाख रुपए तक रहेगी। जो भी परियोजनाएं हैं 5 लाख रुपए तक की, तो उसमें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। अच्छा, जो जो लोग जब ऋण का भुगतान कर देंगे तो राशि उसकी क्या हो जाएगी, दूसरे चरण में जब इसका भुगतान कर दिया जाएगा, जब उनके किसी भी व्यक्ति के द्वारा 5 लाख रुपए का लोन लिया जाएगा और जब उसको पुनः भुगतान कर दिया जाएगा तो राशि क्या हो जाएगी, प्रारंभिक राशि या तो दोगुना हो जाएगी या फिर 7.5 लाख रुपए तक। तो क्या हो जाएगा ऋण भुगतान करने पर, ऋण भुगतान करने पर प्रारंभिक राशि से दोगुना या फिर 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, पहले तो यार ऋण कहने का तात्पर्य है जो ऋण दिया जाएगा या ब्याज मुक्त होगा। जब आप इसका भुगतान कर देंगे तब आपको प्रारंभिक राशि जितनी दी गई उससे दोगुना या फिर 7.5 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राशि भी याद रखिए कि कितनी धनराशि आवंटित करी जाएगी। और वर्ष 2024-25 के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। स्वरोजगार के अवसर अत्यधिक सुविधाजनक हो और इनको इन सबको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाना, शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाना, स्वरोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने और MSME जो सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय है इसकी स्थापना को बढ़ावा दिया जाना, ये सभी कुछ इसके प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल है। तो ये योजना क्या है दोस्तों, एक बार फिर से बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का संबंध कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरकार से संबंधित है, जो वर्ष 2024 में शुरू की गई। इसमें क्या होगा, इसमें 5 लाख रुपए तक की जो भी परियोजनाएं हैं उसमें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। और अब जब आप इसका भुगतान कर देंगे तो ये प्रारंभिक राशि से दोगुना या फिर 7.5 लाख रुपए तक इसमें आपको ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 2024-25 के वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया इसके लिए। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो जो भी हमारे भाई बहन शिक्षित हैं, कुशल युवा हैं, उनको सशक्त बनाया जाए, ये स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, ये सभी कुछ इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं, ठीक है। और कुछ अतिरिक्त योजनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि
इसे इसी इसी खबर को लेकर के कुछ हमारी अतिरिक्त जो योजनाएं वो चर्चा में आई थी। जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई? क्या हमारी अतिरिक्त योजना है दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई थी दोस्तों। कब हुई? तो 17 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पीएम ये हमारी योजना है दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। और इसका नोडल मंत्रालय कौन है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय, ठीक है, जिसकी देखरेख में योजना चलाई जा रही है। इसके उद्देश्य क्या है? तो जो भी पारंपरिक कारीगर हैं, जैसे मूर्तिकलाकार हो गए, बढ़ई हो गए, सुनार, लोहार, ये सभी जो पारंपरिक कारीगर हैं, इनके शिल्पकारों के पारंपरिक कारीगर हो गए, आपके शिल्पकार हो गए, इन सबके उत्थान के लिए इस योजना का आयोजन किया गया था, आरंभ की गई थी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब की गई? 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई। और जो पारंपरिक आपके कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, जैसे लोहार, सुनार, बढ़ई वगैरह सभी हैं, इनके उत्थान के लिए इसका आरंभ किया गया था इसका। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसको जरूर याद रखें। मैं तो कहूँगा ये आपको, ये दोस्तों पूरे वर्ष में चर्चा में रही ये योजना। अच्छा, ये किसी अन्य योजनाओं से जुड़ी भी हुई है, जैसे कि कोई खबर प्रकाशित हुई तो उसी उससे लेकर के भी यह चर्चा में आई है, तो यह पूरे वर्ष चर्चा में बनी रही है, तो इसको आप जरूर याद रखें। मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो इसकी शुरुआत, आपके विकल्प हैं सितंबर 2013, अगस्त 2012, अक्टूबर 2019 या फिर जून 2016। तो इसकी शुरुआत 13 सितंबर 2013 को हुई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना कब हुई? तो 13 सितंबर 2013 को हुई। यह आपका प्रश्न, जो हमारा प्रश्न है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सितंबर 2013। उत्तर प्रदेश सरकार के जो व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग के तहत जो हमारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 है, इसी के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, इसी के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब की गई? 13 सितंबर 2013 को करी गई, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा करी गई? अच्छा, ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चा में रही, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल किया गया है। तो खबर क्या थी दोस्तों, जो जिसके लिए इस परियोजना को यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल किया गया है कि जो 100 अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। अभी आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई, ठीक है। किस लिए की गई है? तो 100 अविकसित, तो 100 अविकसित शहरों में विकास की गति को गति देने के लिए। तो 100 जो अविकसित शहर हैं, आकांक्षी शहर कार्यक्रम के अंतर्गत आपसे यह भी पूछा जा सकता है कितने शहरों के विकास के लिए इसको आरंभ करा गया, चुना गया है? तो 100 अविकसित शहरों के विकास को गति प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश में आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। इसके अंतर्गत है क्या? तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए थे उसमें करीब 100 महत्वाकांक्षी शहर क्षेत्रों के करीब 913 स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उनकी सुधार व्यवस्था करी जाएगी, जो भी उसमें बेसिक नीड होंगी उनको पूरा किया जाएगा, और 25 अतिरिक्त नए स्कूलों की स्थापना करी जाएगी। क्या है इसमें? तो 913 स्कूलों का उन्नयन शामिल है। जबकि 25 अतिरिक्त स्कूलों की स्थापना करी जाएगी।
ठीक है। तो 913 स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा, जबकि 25 अतिरिक्त स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ठीक है। और करीब 35.5 करोड़ रुपए की लागत से 25 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कितने? तो 25 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। और इस जो जो भी स्कूल स्थापित किए जाएंगे इन पर करीब 1.42 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के करीब 38 जिलों के 100 नगर निकायों को दोस्तों आकांक्षी शहर श्रेणी निकाय के अंतर्गत शामिल किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको नोट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी ने 38 जिलों के कितने? तो 38 जिलों के 100 नगर निकाय आकांक्षी शहरी निकाय श्रेणी में शामिल किया है। पूछा जा सकता है आपसे, आकांक्षी शहरी निकाय श्रेणी में। तो एक बार फिर से चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जैसा हमारा प्रश्न क्या था कि अभी हाल ही में किस राज्य में आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई। तो इसमें करीब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के करीब 38 जिलों के 100 नगर निकायों को आकांक्षी शहरी निकाय श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया है। इसके अंतर्गत क्या क्या होगा दोस्तों? तो जो हमारे 100 करीब जो शहर हैं पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए कार्य किया जाएगा इसके अंतर्गत। इसमें 100 महत्वाकांक्षी शहरों में करीब 913 स्कूलों का उत्थान किया जाएगा, जो भी इनकी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा, जबकि 25 अतिरिक्त नए कॉलेजों की स्थापना करी जाएगी। वहीं जो 35.5 करोड़ रुपए की लागत से 25 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों की भी स्थापना करी जाएगी। और कह सकते हैं कि जो प्रत्येक कॉलेज होगा उस पर करीब 1.42 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और एक प्रश्न हम सभी लोग देख लेते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसको इसी से लिया गया है, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हमारे यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम? तो आकांक्षी शहर कार्यक्रम। तो यह हमारे आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम को कब शुरुआत की गई? कब? तो जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के करीब 27 राज्यों में 112 आकांक्षी जिलों को शुरू किया गया था। ठीक है। और यह किसके तत्वाधान में आरंभ हुआ? तो नीति आयोग के तत्वाधान में आरंभ हुआ था। इसके कितने संकेतक शामिल थे? तो करीब 5 संकेतक शामिल थे। तो इसको भी नोट कर लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपसे ये ना पूछा जाए, यही पूछ लिया जाए कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई? तो जनवरी 2018 में। कितने राज्यों में? तो 27 राज्यों के 112 जिलों में शामिल ये आरंभ हुई थी। 27 राज्यों 27 राज्यों के 112 आकांक्षी जिले। इसमें किसके तत्वाधान में? तो दोस्तों नीति आयोग की देखरेख में। ये नीति आयोग के तत्वाधान में आरंभ करी गई थी। इसमें संकेतक कितने हैं? तो 5 संकेतक। तो
आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के करीब 27 राज्यों में, जिसमें जो 112 आकांक्षी जिले हैं उनमें आरंभ करी गई थी। किसके तत्वाधान में? तो नीति आयोग के तत्वाधान में। और कितने संकेतक शामिल हैं? तो 5 संकेतक शामिल हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस किस पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया? क्या है हमारा प्रश्न कि विश्व वन्य जीव पूछा जा रहा है, दिवस किस पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया? आपके विकल्प हैं ओखला पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, बखिरा पक्षी अभ्यारण्य। बखिरा पक्षी अभ्यारण्य, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ओखला पक्षी अभ्यारण्य इसका सही जवाब है। अभी हाल ही में ओखला पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस को मनाया गया। और विश्व वन्यजीव दिवस की जो हमारा ओखला पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, ये हमारी इसकी थीम थी। अब बात करते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया कब जाता है? तो 3 मार्च को दोस्तों WWD को मनाया जाता है। पहले इतना समझते हैं, फिर हम सभी लोग ओखला पक्षी अभ्यारण्य पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि इसकी थीम क्या है। थीम क्या रखी गई थी? व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना। व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना। वन्यजीव संरक्षण में, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये हमारी थीम थी। और यह कब मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया। WWD कब मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम थी व्यक्ति और पृथ्वी को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये हमारी इसकी थीम थी। ठीक है। अच्छा, अब हम सभी लोग थोड़ा ओखला पक्षी अभ्यारण्य पर बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कैसे क्या हुई, इन सब पर हम सभी लोग थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो यह आमतौर पर यमुना नदी के ऊपर कह सकते हैं कि स्थित है। यमुना नदी के ऊपर जो ब्रिज है उसके आसपास के इलाकों में ये स्थित है। ठीक है। वर्ष 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापित हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1990 में यह स्थापित हुआ था। 1990 में यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्रों में। कह सकते हैं कि दिल्ली तथा यूपी की राज्य सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली तथा यूपी की राज्य सीमा पर। इसे हम सभी लोग NCR क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो NCR क्षेत्र भी कहते हैं। और इसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? वर्ष 1990 में हुई। यह यमुना नदी के ऊपरी इलाकों में स्थित है। दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के राज्य सीमाओं से भी संबंधित है, NCR क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा एक ऐसा पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का जो NCR क्षेत्र में स्थित है या फिर दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। इसीलिए प्रश्न के साथ साथ कुछ अतिरिक्त चीज़ों को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ अब हर चीज़ को तो प्रश्न के तौर पर शामिल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ये भी प्रश्न दिया जाए कि कहाँ मनाया गया है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमा NCR क्षेत्र में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य इस तरह स्थित है। तो एक मोटा मोटा प्रश्न ले लेते हैं, उनसे उन चीज़ों से जुड़ी हुई, फिर अतिरिक्त कुछ बिंदुओं पर हम सभी लोग बात कर लेते हैं, तो आपके कई प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।
तो एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व वन्यजीव दिवस किस पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया। तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य में। इसकी स्थापना कभी वर्ष 1990 में हुई, जो कि दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा क्षेत्र में स्थित है। हम सभी लोग इसको NCR क्षेत्र भी कहते हैं और इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी पहचाना जाता है। थीम्स की याद रखिए दोस्तों, थीम भी बहुत जरूरी है। तो इसकी थीम क्या है? व्यक्ति और पृथ्वी को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। अगले आगे बढ़ते हैं कि बच्चों के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण पहल की शुरुआत कहाँ की गई है। बच्चों के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? सीतापुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर या रामपुर? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है सिद्धार्थनगर। हाल ही में क्या किया गया है कि जो हमारी खबर क्या थी पहले उसको समझ लेते हैं कि हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई अर्थात यूनिसेड के साथ साझेदारी करी है। तो कितने बच्चों के लिए करी? तो करीब 75,500 बच्चों के लिए। 75,500 बच्चों के लिए। तो हमारी इसमें सिर्फ यही महत्वपूर्ण बात थी कि बच्चों के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण पहल की शुरुआत कहाँ की गई? सिद्धार्थनगर में की गई। अच्छा, कभी कभी दोस्तों समझौता भी पूछा गया। मैंने एक एग्जाम देखा था जो अभी हाल ही में UP SSC के द्वारा कराया गया। वो काफ़ी डीप प्रश्न पूछ रहे हैं। उसमें यह भी पूछा गया था कि समझौता किनके किनके मध्य हुआ था। मुझे एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं याद है, पर कुछ इसी प्रकार का प्रश्न था। तो पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थनगर जिले में लगभग जो बच्चों की शिक्षा के समर्थन के लिए किनके मध्य समझौता किया गया? तो REC लिमिटेड और यूनिसेड के साथ साझेदारी हुई है आपस में। तो खैर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए कितने बिलियन रुपयों का प्रावधान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य में भी यह खबर चर्चा में रही। इसी के लिहाज से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो आपके विकल्प कौन कौन से? 50.4 बिलियन, 45 बिलियन, 80 बिलियन या फिर 22 बिलियन? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 50.4 बिलियन या फिर 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो प्रश्न क्या है कि हरित हाइड्रोजन के लिए कितने बिलियन रुपयों का प्रावधान किया गया? 50.4 बिलियन या फिर हम कह सकते हैं कि 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो हमारी कैबिनेट है उसके द्वारा 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई थी। उसमें क्या था कि 2028 के लक्ष्य के लिए जो भी हमारी क्षमता है सब्सिडी कार्यक्रम के लिए 50.4 बिलियन अमेरिकी जो अर्थात 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया गया है इसमें। अगर भारत के राष्ट्र जो भारत का हमारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है उसके अंतर्गत 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य, जो यह चीज़ पूरी हो जाएगी जब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसका यह 5वां हिस्सा पूरा करेगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है। तो हाइड्रोजन दोस्तों एक प्रकार का कह सकते हैं कि स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन है। जो हाइड्रोजन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। हाइड्रोजन मिशन को लेकर के खबर प्रकाशित हुई, तो थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन दोस्तों, पहली बात तो हाइड्रोजन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। कुछ इसके प्रकार हैं हाइड्रोजन के जिनको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को थोड़ा समझ लेते हैं। ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्राउन, ग्रे और ब्लू।
ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन दोस्तों किससे होता है? तो ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है कोयले से। इसका उत्पादन किससे होता है? कोयले से होता है। ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन किससे होता है? तो यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? तो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ब्लू हाइड्रोजन किससे उत्पन्न होती है? तो यह दोस्तों, यह भी प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में कह सकते हैं कि विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना है। हाइड्रोजन पृथ्वी पर प्रचुर तत्वों में उपस्थित है। कह सकते हैं कि जो भी हमारे प्रचुर तत्व हैं उन सब में हाइड्रोजन एक है। यह कई प्रकारों का होता है। जैसे ब्राउन हाइड्रोजन हो गया आपका, कोयले से प्राप्त किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, ब्लू हाइड्रोजन जो है वह भी प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। तो 50.4 बिलियन रुपयों का प्रावधान है, जो कि करीब 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुई है। ठीक है। और अगर हम कुछ भारतीय नज़रों की बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य से, तो 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं कि एनुअल इमिशन एवेटेड का टारगेट रखा गया था हमारी भारत सरकार के द्वारा। खैर ये तो 2030 तक का एक टारगेट निर्धारित किया गया था भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो बस मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि ब्राउन हाइड्रोजन किससे प्राप्त होती है? कोयले से। ग्रे हाइड्रोजन किससे प्राप्त होती है? तो प्राकृतिक गैस से। और ब्लू हाइड्रोजन किससे प्राप्त होती है? तो यह भी प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण कहाँ प्रदान किया गया? जो प्रोजेक्ट प्रवीण है, कौशल प्रशिक्षण कहाँ प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इसमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत करीब 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल शिक्षा प्रदान किया गया। कितने लड़कियों को? कितने लड़के लड़कियों को? तो करीब 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें कौन कौन शामिल है? तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक। तो जो प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण कहाँ प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश में करीब 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रदान किया गया, जो कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो पढ़ने वाले करीब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो छात्र हैं उनके लिए यह दोस्तों जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो प्रोजेक्ट प्रवीण किसके मध्य समझौता है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है हमारा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच यह एक प्रकार का समझौता है। किसके किसके मध्य समझौता ज्ञापन है? माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। इनके इनके मध्य आपस में समझौता किया गया है। प्रोजेक्ट प्रवीण को शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत दोस्तों 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई थी। कब इसकी शुरुआत की गई? तो 2022-23 में। 2022-23 में इसका संचालन किया गया था। 2023-24 में इस परियोजना के अंतर्गत 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया। कितने? तो 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालय इसमें शामिल हैं। कितने शामिल हैं दोस्तों? तो 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालय इसमें शामिल है। और प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत जो भी प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों हैं उनको निजी केंद्रों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। और अभी हमने पूर्व में ही बात की थी कि उत्तर प्रदेश कौशल
विकास मिशन की स्थापना कब हुई? तो 13 सितंबर 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के तहत इसको पंजीकृत किया गया था। तो आज की हमारी क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।